हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसके पेपर का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है वो पेपर 1 का यूनिट 4 नंबर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन जो है उसका हमारा पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 395, यानी 395 जो आर्टिकल है उसमें से कौन सा एक्ट जो है तो मेंशन नहीं है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के। तो उसमें जो मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मेंशन किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1947 का भी मेंशन किया गया है, साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 का भी मेंशन किया गया है। जो मेंशन नहीं किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 का मेंशन नहीं किया गया है। तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा यहाँ पर वो फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा। देख लेते हैं जो आर्टिकल 395 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22वें का भाग है जिसको इसमें रिपील कहा गया है। इन चीजों को रिपील किया गया है जिसमें मेंशन क्या है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील किया गया है इसके द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील किया गया है। साथ ही साथ इसमें मेंशन किया गया है नॉट रिपील के लिए एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 का। तो ये तीनों एक्ट जो है तो यहाँ पर मेंशन है। जो नहीं एक्ट था वो 1919 का जो एक्ट था उसको मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है आर्टिकल 395 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बी एन राव बेनेगल नरसिंहा राव एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो बी एन राव को जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था तो वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का। तो ये अपॉइंटमेंट जो किया गया था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उस समय के थे उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल दिए हो तो उनमें से किस आर्टिकल में जो है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है तो मेंशन किया गया है ये आपको पता लगाना था। तो ये आर्टिकल 18 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट्स का उस पर ये मेंशन है। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है जिसमें आर्टिकल 18 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो जो फोर्थ नंबर क्लाज है इसका उसमें कहा गया है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर ट्रस्ट अंडर द स्टेट सेल, यानी कोई भी व्यक्ति जो है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद में होगा और या ट्रस्ट के रूप में होगा तो विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोनुएंट ऑफिस और एनी काइंड ऑफ अंडर एनी फॉरेन स्टेट्स। तो किसी प्रकार का कोई भी जो है तो प्रेजेंट्स नहीं लेगा, एमाउंट्स नहीं लेगा फॉरेन स्टेट्स के द्वारा। तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म है ये आपके आर्टिकल 18 के क्लास 4 में दिया हुआ। क्लास 1 में दिया हुआ है कि नो टाइटल, कोई भी उपाधियां नहीं लेगा, केवल मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर जो स्टेट्स के द्वारा दिया जाएगा उसकी कोई उपाधि नहीं, यानी उपाधियों का अंत किया गया था। साथ ही साथ इसमें कहा गया था कि कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो सिटीजन है वो कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से, दूसरे देशों से। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है while he hold any office of profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign स्टेट, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन्स नहीं है लेकिन अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट में काम कर रहा है इंडियन स्टेट्स में तो वो भी जो है तो फॉरेन स्टेट से किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं लेगा। तो 4 तरह के एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में दिया हुआ है आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टर्म रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंसर्टेड इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो क्लास 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जोड़ा गया था वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा इसको फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो थर्ड नंबर जोड़ा गया था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था क्लास सेकंड को। तो क्लास सेकंड में जो तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कुछ आधारों पे, जो लोगों के फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें। तो ये जो आधार थे, ये थे आधार जो किस आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, तो इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को देखते हुए, साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट होते हैं, राज्य की सुरक्षा होती है राष्ट्र की, उसको देखते हुए, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, जो फॉरेन स्टेट्स या फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वो खराब ना हो, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपके जो तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, साथ ही साथ डिसेंसी और मोरलिटी के आधार पे, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये आधार ऐसे हैं जिसके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल जो 19 है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स दिया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स होगा, टू फॉर्म एसोसिएशंस को फॉर्म करने का या यूनियन फॉर्म्स करने का भी उनके पास अधिकार होगा। और एक चीज और जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये अगर पूछ लिया जाता है किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पूछा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा ये आपका सेकंड नंबर जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। तो 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज मेंशन इन आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो आर्टिकल 37 में जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस प्रकार से मेंशन किया गया है, तो उसको कहा गया है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल माना गया है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में। तो यहाँ पर आर्टिकल 37 देख लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें कहा गया है आर्टिकल 37 का जो टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। इसमें कहा गया है जो फंड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे, ये नॉट इन्फोर्सिएबल होंगे कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, मूलभूत है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 51 ए जी। जो 51 ए है आर्टिकल, उसका जो जी नंबर सब क्लाज है उसमें कौन सा मेंशन नहीं है, क्या चीज मेंशन नहीं है, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक या एनिमल्स। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, रिवर और लेक सभी मेंशन है, एनिमल्स का मेंशन नहीं है। तो देख लेते हैं जो आर्टिकल 51 है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। इसमें एवरी सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज के बारे में बात की गई है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो उसका जो क्लास जी है उसमें कहा गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो लोगों की ड्यूटी होगी वो प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें इंक्लूड किया गया है फॉरेस्ट वर्ड आया है आपका, लेक्स आया है, रिवर आया है, एनिमल नहीं आया है, जब क्या आया है वाइल्ड लाइफ आया है। तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ आया है। एंड टू हैव कंपल्सन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमारे अंदर दया भावना होनी चाहिए, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज के 1G क्लाज में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए के क्लास जी में दिया हुआ है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए का पार्ट है, जो पार्ट 51 आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है। तो ये आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उसको आप लोग याद रखिएगा। इसे कौन से वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे सी में क्या है, प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी शब्द यूज किया गया है, ठीक ना। जो बी है उसमें यूज किया गया है इंस्पायर्ड अबाउट नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स, है ना। ए में 51 ए का ए में जो यूज किया गया है नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को यूज किया गया है। तो ऐसे जो वर्ड है वो आप लोग याद रखिएगा, देख लीजिएगा आप, और इन सभी ड्यूटीज के याद रखिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटीज में जो अमेंडमेंट हुआ था वो के को जो क्लाज है उसको जोड़ा गया था। इसमें जो है तो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन दिलाने की बात की गई थी। जो गार्जियन हो गए या पेरेंट्स हो गए वो 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे। और जी ये जो अमेंडमेंट किया गया था सेकंड वाला, उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
any other territory comprised within the territory of India but not specified in the first schedule of the Constitution of India is known as। कोई भी टेरिटरी जो इंडिया टेरिटरी के अंदर आती है लेकिन उसको किसी भी फर्स्ट शेड्यूल में नहीं मेंशन किया गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनियन टेरिटरी। तो इसका जिक्र हमको कहाँ मिलता है, आर्टिकल 360 के क्लास 30 में हमको देखने को मिलता है। तो क्लास 30 आर्टिकल 360 का 30 जो है क्लास है उसमें क्या कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब होगा, यूनियन टेरिटरी मीन्स होगा यूनियन टेरिटरी, कोई भी यूनियन टेरिटरी जो स्पेसिफाइड की गई है फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल। साथ ही साथ इसमें वो भी इंक्लूड्स होंगे जो एनी अदर टेरिटरी टेरिटरी कंप्राइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारतीय जो भूभाग है उसमें शामिल है लेकिन इस शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन नहीं है, उनको भी हम लोग यूनियन टेरिटरी कहेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका यूनियन टेरिटरी होगा, आर्टिकल 366 के 30 नंबर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में एस्टेब्लिश द कंटीजेंसी फंड्स ऑफ द स्टेट। तो किस आर्टिकल के द्वारा जो स्टेट की विधानसभा है, लेजिस्लेचर है, वो कंटीजेंसी फंड्स ऑफ स्टेट का इटेब्लिश कर सक कंटीजेंसी फंड्स ऑफ स्टेट को इटेब्लिश कर सकती है। तो आर्टिकल 267 का जो सेकंड क्लाज है उसके द्वारा जो तो स्टेट्स को ये पावर दी है कि वो कंटीजेंसी फंड्स ऑफ स्टेट्स जो तो इटेब्लिश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज रिलेटेड टू टैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो आर्टिकल 276 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो टैक्स के लिए लॉ बनाए जाएंगे तो उसमें किस किस चीज के लिए लॉ बनाया जा सकते हैं, किस चीज का मेंशन है जिसको स्टेट को जो है तो छूट दी है इन पर लॉ बनाने के, टैक्स लगाने की। तो ऑन प्रोफेशंस है, ऑन ट्रेड्स भी है और ऑन एम्प्लॉयमेंट्स भी है, तीनों जो है तो इसमें इंक्लूड है। तो देख लेते हैं जो आर्टिकल 276 है वो उसका टाइटल है टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये चार चीजों पर स्टेट को टैक्स लगाने की बात की गई है, ये चारों चीज आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ था, प्रोफेशन ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, तो आपको कॉलिंग भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पंचायत। तो इसमें से कौन से आर्टिकल में जो है तो पंचायत के जो अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करने की बात की गई है। तो आर्टिकल याद रखिएगा 243 के। तो ये सभी आपको आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस जो है उनको आपको याद रखना है। सॉरी, ऑडिट ऑफ द अकाउंट के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 243 जे में बात की गई है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 243 जे वो ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी constituted in every state the district level as a district planning committee। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दिया गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट दिए हैं, किस लिए बनेगी, टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत डिस्ट्रिक्ट, पंचायत के द्वारा जो प्लान बनाया जाएगा उनको कंसोलिडेट करने के लिए, और टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, पूरे जिले के लिए डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया जाएगा इसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कंसोलिडेट प्लान प्रिपेयर्ड बाय पंचायत के साथ साथ है, और साथ ही साथ जो म्यूनिसिपैलिटी है उस वो भी जो प्लान बनाएगी वो भी डिस्ट्रिक्ट में लागू होंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए नंबर फॉल्स है और सेकंड नंबर स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर दिया गया है एक कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी वो कंसोलिडेट करेगी प्लान प्रिपेयर कर जो किए जाएंगे पंचायत के द्वारा, साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा भी, और साथ ही साथ ड्राफ्ट डेवलपमेंट भी करेगी डेवलपमेंट प्लान के लिए डिस्ट्रिक्ट एज ए होल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चेयरपर्सन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो चेयर पर्सन होगा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का, वो जो डेवलपमेंट प्लान होगा उसको फॉरवर्ड किसको करेगा, तो ये बताना है, ये करेगा द गवर्नर ऑफ
स्टेट्स को करेगा। तो याद रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स को जो है तो ये डेवलपमेंट प्लान फॉरवर्ड करेगा। तो ये आर्टिकल 243 जेड ई में मेंशन है, कमेटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, जिसका जो क्लास 4 है उसमें यह मेंशन किया गया है कि जो चेयरपर्सन होगा किसी भी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का, वो जो डेवलपमेंटल प्लान होगा उसको फॉरवर्ड करेगा टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अपने स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसको। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का जो यूनिट 4 सिलेबस है उसका जो है तो एनालिसिस पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग जो है तो हमारे इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।